नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। आज जो कंटेंट है इससे संबंधित लगभग नवोदय विद्यालय के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि कोई भी अगर आपके आसपास में कोई हिंड्रेंस है तो बिल्कुल एकाग्र होकर बैठिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक कंसेप्ट उसका मैं क्लियर करूँगा, जो कि अक्सर बच्चे उस प्रश्न में जो है गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां ना हो। उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है और कैसे उन सवालों को हल करना है, तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि आपने अवस्थाएं पढ़ी होंगी। अवस्थाएं ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा ध्यान से इस पर चर्चा ज़्यादा होगी। अवस्थाएं अवस्थाएं जरूर पढ़ी होंगी, जिसे इंग्लिश में बोलती हैं डिग्री। डिग्री यानी, और डिग्री काय की होती है? ये विशेषण की होती है। विशेषण यानी आप इंग्लिश में बोलते हैं उसे एडजेक्टिव। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ये आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा। तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है हमारे लिए, तो उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो राम क्या है? राम इज ए नाउन। और जो क्या है, सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो राम कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया है। ठीक है। और जैसे एक है कि वो लड़का पढ़ने में होशियार है, तो लड़का क्या हो गया? बॉय। एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और पढ़ने में कैसा है? होशियार है। तो होशियार क्या है? उसकी आइडेंटिटी हो गई। तो किसकी? उस लड़के की विशेषता क्या कैसे बताई जा रही है? होशियार के रूप में बताई जा रही है। तो होशियार उसका हो गया विशेषण। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये टॉपिक जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती हो। और उन नए व्यूअर्स से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को देखना, पूरा देखें। उस कंसेप्ट को, अगर जो मैं इस कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अन्यथा अगर आपको नहीं लगता कि कंटेंट सही नहीं है तो बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। इसलिए जो नए व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर उन्हें ये कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करिएगा, जिससे और बच्चों का भी हित हो सके, उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। बच्चे को क्वेश्चन हम लगा देंगे, 100 क्वेश्चन लगा देंगे, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन से थोड़ा सा भी जो हमने कराए हैं हट के क्वेश्चन पूछ देंगे, बच्चा नहीं कर पाता है। 99% बच्चों की समस्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसकी जो आधारशिला है, अवधारणा है कि यह किस चीज़ है क्या। जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं, अगर बच्चा को कहानी अच्छे से क्लियर है कि इस कहानी में कौन कौन पात्र हैं, उनका क्या क्या काम है, उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो बच्चे उस संबंधित कहानी को सुनकर या पढ़कर उनकी प्रश्न दे लेता है। क्योंकि उसको कहानी की जो कल्पना है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन गणित के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, बात है कि बच्चा जो है गणित शब्द से डरता है। क्योंकि गणित कैलकुलेशन से भरी हुई एक प्रोसेस है, जिसमें अधिकतर जो है स्टैटिक्स की जो है डाटा होती हैं, अंक की ये गणनाएँ होती हैं, उन कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें 4 ऑपरेशन तो मुख्यतः जो है उनके फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्योंकि ये सारी ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, इसलिए बच्चा गणित से बचना चाहता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है। लेकिन कितना ही कठिन कॉन्सेप्ट हो, कोई भी प्रकरण हो, अगर उसका बेसिक क्लियर है तो वो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। और जब बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी प्रॉब्लम्स है, यानी उस पर आधारित कोई क्वेश्चन है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी जो है इक्वेशन है, तो उसको आसानी से हल कर लेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एक बार देखेगा, अरे यार ठीक है, और अगर वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो तुक्का मार के आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ये बात बिल्कुल जाहिर सी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बच्चा एक नहीं, दूसरे तरीके से, दूसरे नहीं, तीसरे तरीके से उसको हल करने की कोशिश करता है कि ये कैसे हल होगा, और उस पर प्रयास करता है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल जो है उसको हल करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो किसी को दिल्ली जाना है, उसको पता है कि रेलवे स्टेशन पर हमें जाना है,
और हमें वहाँ से टिकट लेना है। मान लो कोई झांसी से दिल्ली जा रहा है, तो वो झांसी की क्या जाएगा, टिकट कराएगा। अब चूंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, चूंकि जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो वो भी ऑनलाइन हो रही है, हो सकता है वो ऑनलाइन बुकिंग करे, लेकिन एटलीस्ट उसे पता तो होना चाहिए कि हम जिस ट्रेन की बुकिंग करा रहे हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस स्टेशन से मिलेगी। अगर उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसने टिकट बुक करा ली, वो किसी भी स्टेशन पर चला गया, तो वो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। हालांकि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा, जैसे मान लो उसे पता है कि मुझे झांसी स्टेशन जाना है, झांसी स्टेशन पे इतने बजे गाड़ी आएगी, उतने समय से कुछ समय पहले वो वहाँ पहुँच जाएगा और आसानी से टिकट लेकर, रिजर्वेशन है या तत्काल वाला है जो भी है, उसमें बैठ के वो आराम से चला जाएगा। लेकिन उसे कंसेप्ट ही पता नहीं है कि टिकट ट्रेन में बैठा जाता है और उसका टिकट लिया जाता है और स्टेशन या जंक्शन पर जाना होता है। तो ऑब्वियसली मान लो कोई बंदा अगर वैसे गलती से चढ़ भी गया और पूछ के बैठ गया कि भैया ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो बैठ जाएगा, लेकिन हो सकता है उसके पास टिकट नहीं हो या उसके पास रूट मैप जो रूट है वहाँ का वो पता नहीं है, तो वो ऑब्वियसली है कि चांसेस आर वेरी हाई कि वो गलत जगह पहुँचेगा। और अगर गलत बिना टिकट के बैठा तो ऑब्वियसली टीसी द्वारा पकड़ा भी जाएगा। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर उसकी सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी दिल्ली तक पहुँचने में। इसी प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, बच्चा उसमें इंटरेस्टेड रहेगा, इंटरेस्ट के साथ उसको जो है सॉल्व करेगा और उसका सही रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक होने वाला है, जिसको आपने सुना होगा लासापा मासापा, लघुत्तम समापवर्ग महत्तम समापवर्ग, तो पहले हम डिस्कस करते हैं उसके कंसेप्ट। लासापा से पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की क्लियरेंस होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है। डिग्री एक मतलब एडजेक्टिव की क्या होती है, एक अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या नाम से, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, इंग्लिश में उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अवस्था से मतलब अवस्था किसकी होती है, विशेषण की। विशेषण यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करता है। और ये कंसेप्ट बच्चों आप सब अच्छे से जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहती हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपने नाम की जगह क्या किया, मैं, वह जा रहा है, मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका नाम मान लो श्याम है, उनके लिए वह जा रहा है, तो श्याम के बदले हमने वह कह दिया, तो वह हो गया प्रोनाउन। तो नाउन यानी वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। ज़्यादा डीप में जाऊंगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस करना है, इसलिए थोड़ा सा हमें ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना स्थायी रहेगा कि अभी आपने सीख लिया तो थ्रू आउट लाइफ में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप किसी को भी समझा देंगे। इसलिए थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज संडे का दिन है, आप भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, या उस और कंटेंट अच्छा हो जाए। मेन चीज़ ये है कि वीडियो लंबी तो होगी, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें उसमें, उस कंटेंट में हमें कवर करनी है, तो हमारा वीडियो ऑब्वियसली आज कल लंबा होगा। लेकिन आज थोड़ा सा संडे है, जो मौज मस्ती में बच्चे टाइम लगाते हैं, तो उन बच्चों से, उनके अभिभावकों से और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा जो समय, अगर आज संडे के दिन मोस्टली जो है फ्री होते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा शांति से देखिएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। और अगर कॉन्सेप्ट का कुछ सीक्वेंस गड़बड़ है, उनका क्रम गड़बड़ है, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है, तो प्लीज़ योर सजेशंस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आपके सुझावों का, आपके कमेंट का बिल्कुल स्वागत है। आप अपने उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जो है ज़रूरत है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी जो मेहनत हो रही है वो सफल हो रही है, बच्चों के हित के लिए हो रही है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण अंचल के वो बच्चे जिन्हें कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, या जिन्हें संख्याओं से या संबंधित प्रकरण से डर लगता है, तो मेरी यही उद्देश्य है, मेरी कल्पना है कि उन तक ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, वो बच्चे उस चीज़ को समझ सकें कि ये हमें इससे डरना नहीं है। क्योंकि अगर वो बच्चे को रास्ता पता होगा तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी डिग्री की ओर, यानी विशेषण की ओर। ऐसे हम, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा गुड, फिर बेटर, और फिर बेस्ट। जैसे बच्चा होमवर्क करता है तो हम कहते हैं अरे वाह गुड, आपने अच्छा किया। गुड मीन्स अच्छा। अब क्या अच्छा किया,
बच्चे ने कोई काम किया हो, तो काम किसने किया? बच्चे ने। तो बच्चे की उसमें क्या हो गया? गुड। गुड मीन्स अच्छा। बेटर माने और अच्छा, और अच्छा। मान लो जैसे दो बच्चे हैं ए और बी, कोई नाम के दो बच्चे, राहुल या कोई किसी दूसरे नाम से, मान लो मोहन या राहुल नाम से कोई दो व्यक्ति हैं, तो उसमें से जिसे मान लो ए व्यक्ति ने अच्छा काम किया बी से, तो इसको कहेंगे बेटर है। बेटर यानी बेटर मतलब दो व्यक्तियों की तुलना, दो वस्तुओं की तुलना होती है वहां गुणों पर, तो बेटर। और बेस्ट ये सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। बेस्ट मीन सबसे अच्छा। तो देखो एक अवस्था ये हो गई, एक अवस्था ये हो गई, एक अवस्था ये हो गई। इसे बोलते हैं सामान्य अवस्था। कौन सी? सामान्य, सामान्य अवस्था। इसको बोलते हैं उच्चतर, उच्चतर। और ये अवस्था होती है उच्चतम, सॉरी उच्चतम, उच्चतम अवस्था यानी गुड। जैसे राम अच्छा लड़का था, राम इज ए गुड बॉय। राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है तो वहां बेटर आएगा, यानी उसकी तुलना कर दी। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कक्षा में सबसे अच्छा लड़का राम है। तो ये आपका उच्चतम यानी सबसे, यानी यहाँ जो जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री इंग्लिश इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री मैंने उच्चतर जो अवस्था होती है, और जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, सबसे जो बेस्ट है। या यूं हम कहें तो मान लो कोई श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का लड़का, तो वो सबसे गंदा है, माने पढ़ने में कमजोर कह लो, तो ये सबसे कम, माने श्याम सबसे कमजोर है, तो वो किससे कमजोर है? मान लो कक्षा में सबसे कमजोर, तो ये उसकी जो अवस्था होगी वो उच्चतम अवस्था कहलेगी। कहने का मतलब है कि सामान्य अवस्था में जैसे मैं अच्छा हूं, वह अच्छा है, वह मोटा है, वह मोटा है, वह लंबा है, तो ये हो गई सामान्य अवस्था। जैसे मान लो मोहन श्याम से लंबा है, तो यहाँ क्या हो गई? उच्चतम यानी बेटर, दूसरी द्वितीय अवस्था लग गई, जैसे उच्चतर अवस्था बोलती। और हम कहें कि मोहन तो परिवार भर में सबसे लंबा है, तो वो क्या हो गया? उसकी उच्चतम क्वालिटी, हाई क्वालिटी में चला गया। तो ये अवस्थाएं होती हैं, तो हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये अवस्थाओं का भी कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। बिल्कुल लास्ट तक थोड़ा सा बने रहिएगा, आप खुद क्लियर देखेंगे कि हाँ, हम बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, कि उसे जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं उससे पहले वो चीजें उसे आती हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं, उसमें वो प्रयोग हो रही है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें 3-4 टॉपिक इकट्ठे प्रयोग होंगे, तो आप देखते चलिएगा। तो अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। आप जैसे जी है, देखो हम लिखेंगे छोटा और छोटा और सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो देखिए यहां जैसे मान लो हम यहाँ छोटे को, हमें छोटा तो ही पता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम जानते तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करते। वो किन शब्दों को जानते हैं? जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास में जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को हम जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं, उनके बारे में हम राय रखते हैं। लेकिन जो शब्द कुछ हमने नहीं सुने हैं, उन शब्दों को पहले बच्चों को बता दिया जाए कि बेटा इसको ये कहते हैं, तब वो उससे रिलेट कर पाएगा, उसकी एक इमेज बन पाएगी, मेंटल इमेज बन पाएगी कि अरे इस चीज़ को ये कहते हैं। तब वो जाके जब सवाल करेगा ना, तो उसे ये चीज़ नहीं होगी कि इसमें क्या, तुरंत क्लियर, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो धड़ाक से कर देगा। देखो जैसे इसमें एक चीज़ होती है, जैसे हमने मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे व्रत है, व्रत के मान लो हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब देखो जी कौन सा, जो ऊपर वाला, देखो जी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है? जी मान के चलो बड़ा, बड़ा। तो बड़ा को क्या बोलते हैं? दीर्घ। और ये वाला जो हिस्सा है, जो नीचे वाला, ये यहां से इतना जी, तो ये कैसा है? छोटा। कैसा है जी? छोटा। तो छोटा को बच्चों को बताना है कि इसे हम बोलते हैं लघु, जिसे वो बोलते हैं ना, जैसे अभी जो गणित में आगे पढ़ाएंगे चाप, ये लघु चाप है, और ये यहां से इतना क्या है? दीर्घ चाप यानी बड़ा चाप। तो लघु मीन्स छोटा। देखो उसको ऐसे समझ लो, एक और उदाहरण, जैसे ये चीज है कोई, मान लो, और ये है इतनी, तो ये देखो बड़ी है, जो उससे क्या हो गई? लघु हो गई। और देखो और छोटी कर दो, इससे लघुतर हो गई, लघुतर। और ये देखो इससे जे बड़ी, उससे जो छोटी थोड़ी लघु, जे लघुतर, और जे हो गई
लघुतम, लघुतम, लघुतम माने सबसे छोटी। देखो छोटी और छोटी, सबसे छोटी। यहाँ ये डिग्री का इसलिए मैंने सहारा लिया था कि कोई भी चीज है, देखो यहाँ लघु माने छोटी, अगर लघुतर लिख दिया तो और छोटी, लघुतम माने सबसे छोटी। क्योंकि ये मैंने इसके पहले आपको बताया है कि हमें अवस्थाओं की नॉलेज होना चाहिए। अवस्था जैसे ये सामान्य अवस्था, द्वितीय होती है उच्चतर और तीसरी होती है उच्चतम। तो लघु माने छोटा, इसकी जो उच्चतर अवस्था होगी वो होगी लघुतर, और उच्चतम यानी जो या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी। जैसे इस अवस्था का प्रयोग जो हाई क्वालिटी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बेकार भी हो सकती है। साइज में देखेंगे तो साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है और सबसे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब तो जैसे लघु मैंने बता रहा है, लघु माने होता है छोटा, तो लघुतर लिख देंगे और छोटा, लघुतम माने सबसे छोटा। ठीक, उसको चित्र के माध्यम, जैसे ये चित्र है इसका, लघु ये हो गया और छोटा लघुतर। देखो ये इतना बड़ा था, लघुतर ये इतना छोटा कर दिया, लघुतम जी और छोटा सा बना दिया, तो ये लघुतम यानी सबसे छोटा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखो कोई भी चीज है उसकी हमें अवस्था पता ही होती है। जैसे उस उनका मकान सबसे बड़ा है, मान लो कोई मोहल्ला है, उनका मकान 4 मंजिला है, सबसे ऊंचा है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? उच्चतम अवस्था। या उस गली में कोई गली है शहर की जिसमें 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है और किसी का केवल 1 मंजिला है, तो हम कहेंगे उसका मकान सबसे छोटा है, तो वो भी इस उच्चतम अवस्था में जाएगा। तो जहां भी ये तम, लघुतर या लघुतम लग जाए तो ये चीज मतलब तम शब्द, ये उच्चतम से ध्यान रखना। ठीक है, तो वो चीज होती है वहां, यानी उसकी तुलना या तो बहुत बड़े से हो रही है या बहुत छोटे से हो रही है। तो यहाँ देखो लघु शब्द हमें अर्थ बच्चों को बताना है। लघु माने होता है छोटा, लघुतर माने होता है और छोटा, और लघुतम माने होता है सबसे छोटा। तो ये सबसे पहली चीज हमारी ये अवस्था हमें क्लियर है कि हाँ अवस्था क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। बच्चे इस अवस्थाओं से परिचित हैं। ठीक है, बच्चे अवस्थाओं से परिचित हैं। जैसे हमने वो इंग्लिश में पढ़ा है एक शब्द वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो वो पॉजिटिव डिग्री में तो वाइज आता है, यानी सामान्य अवस्था में, यानी जैसे राम बुद्धिमान है तो राम इज ए वाइज पर्सन या वाइज स्टूडेंट, और वो उससे श्याम से बुद्धिमान है तो राम इज वाइजर देन श्याम, वो उससे तो वाइजर मतलब उससे 2 से तुलना हो रही, और राम सबसे जो है बुद्धिमान है तो वो वाइजेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इंग्लिश में वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये हमारी डिग्रियां हैं। बच्चे को ये अवधारणा हमें बताना है, तब जाके हम एक स्थायी जो संकल्पना है, कंसेप्ट है लासापा का, वो हम क्लियर कर पाएंगे। अवस्था हो गई। इसके बाद चलते हैं हम संधि। संधि सभी बच्चे जानते होंगे। संधि हिंदी में नहीं जानते हैं तो यहां देख लें। संधि का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती का मतलब या जुड़ना या जोड़ना। संधि जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं, मतलब बड़ी क्लास वाले या बच्चों, आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे तो संधि होता है, संधि फिजिक्स में होता है, यानी जहां जैसे 2 वायर हैं, तार, वो आपस में मिल रहे, उनको ज्वाइंट है तो उसे हम संधि बोलते हैं। या ऐसे कह लो कि हमारे पास 2 धागे हैं, वो टूटे हैं, उसमें हमने गांठ लगा दी, वो दोनों जुड़ गए तो वो संधि हो गई। संधि मीन्स जुड़ना या मिलना। और हिंदी में आपने पढ़ी होंगी संधि कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नया शब्द बनता है या एक नया विकार उत्पन्न होता है, जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम संधियों में आपने पढ़ा होगा बच्चों, संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल इतना पता रखना है कि संधि क्या होती है, क्योंकि जिस संधि का उपयोग उस कॉन्सेप्ट में होना है वो हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो संधि देखो, जैसे हमने संधि में हमने पढ़ा है कि स्वर संधि होती है और व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। 3 संधियां हमने पढ़ी है, लेकिन हम फोकस करेंगे स्वर्ग संधि पे। स्वर्ग संधि पे बहुत से नियम होते हैं स्वर संधि पे, कि स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है वो नहीं, हमें जितनी जरूरत है। जैसे हमने एक संधि का नियम पढ़ा है कि छोटा आ और छोटा आ, ये 2 वर्ण मिलने से बड़ा आ का विकार होता है, ये संधि हमने पढ़ी है। कि मतलब छोटा आ और छोटा आ मिलने से जो है जो छोटे अक्षर होती हैं उनसे एक क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार कैसे, देखो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक उदाहरण, छोटी छोटी जो संधियां जब पढ़ाई जाती हैं आपको, जैसे देखो
आपने पढ़ा होगा पीत प्लस अंबर। अब देखिए यहां गौर से, ता तकली का है जी, ता तकली का, ता छोटा है कि बड़ा, ता तकली का, तो जी छोटा है, तो ता में काय की है, आ की। देखो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है, ता छोटा है ना, ता, और अगर हम लिखेंगे ता बड़ा, तो ता में काय की मात्रा हो जाएगी, आ की। लेकिन यहाँ ता छोटा है तो ता में काय की मात्रा है, आ की। और देखो यहाँ जी आ है और बीच में क्या हो रही है, संधि। हमने क्या बताया, जब छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या होता है, बड़ा, बड़ा वाला अक्षर बन जाता है जिस जो संधि करती है। तो पीत प्लस अंबर मिलेंगे तो देखो ता बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ता में आ है और ये आ है, तो आ मिलके क्या हो जाता है, आ बड़ा, तो ता बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीतांबर। क्या हो जाएगा, पीतांबर। पीतांबर माने जानते हैं, पीत अंबर, पीत माने पीले और अंबर माने वस्त्र, जो पीले वस्त्रों को धारण करता है। अर्थात यहाँ पीतांबर किसके लिए कहा गया है, इस समास है, ठीक है, वो बात का विषय है। तो ये पीतांबर। चलिए एक और चीज चलती है, जैसे ये देखो, जैसे हमने लिखा सम प्लस अपवर्त्य, सम प्लस अपवर्त। देखो माँ छोटा है, माँ का है छोटा, और इसमें भी आ की मात्रा है, तो देखो आ में क्या हो जाता है, आ, तो यहां हो जाएगा, देखो आ क्या, आ का आंसर हो जाएगा, जो माँ वाला बड़ा हो जाएगा, जे इसमें समा जाएगा, तो माँ बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो गया, समा, और जे समाप्य वर्ते। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये शब्द तो उसमें आता है ला सापा में। बिल्कुल बच्चों, आप सही समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा भी है कि थोड़ा सा आज पेशेंस करके बैठिए, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस समाप्त तक आ गए हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल वहीं तक ले चलूंगा और आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी उम्र में रटा दिया जाता है कि ये लासा, ये मासा, अरे ये मैंने भी थोड़ा सा, देखो जब उस समय नहीं समझ होती, लेकिन मैंने कोशिश मेरी बचपन से यही रही है कि हर कंसेप्ट को समझ कर पढूं। अब वो एक बात, फिर हमारे पास जब ऑप्शन नहीं बचता है, नंबर चाहिए, तो फिर रटना पड़ता है, वो एक चीज अलग है। तो यहाँ पर समापवर्त, समधन अपवर्त, समापवर्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समापवर्त, क्योंकि ये दो जो स्वर संधि है, सम धन अपवर्त मिलके हो गया समापवर्त। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को संधि भी आना चाहिए। तो उन टीचर से, उन अभिभावकों से या उन ट्यूटर से जो नवोदय विद्यालय की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो जैसे लासापा में ये संधि का कॉन्सेप्ट आता है, तो पहले उन्हें थोड़ा सा संधियां पढ़ा दें, संधियों से भी परिचित हो जाएं, जिससे वो समझ सकें कि ये शब्द कैसे बना है और उसकी कंसेप्ट जो अवधारणा है उस तक वो पहुंच सकें, ठीक है। इसके बाद बच्चों समापर्त हो गया, यानी कि संधि हो गई। संधि के बाद उम्मीद करते हैं कि सभी को गुणा आते होंगे, गुणा के साथ जोड़ आते होंगे, ठीक है, गुणा बिल्कुल आते होंगे। और चूंकि मैंने जो शुरुआती पिछले महीने मैंने शुरुआत की थी बेसिक कंसेप्ट से, तो उसमें मैंने आपको गुणा भी बताए थे, वो गुणा आप कर लेते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि गुणा कुछ नहीं है, गुणा क्या है, बार बार जोड़ने की क्रिया को ही हम गुणा कहते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। एक थोड़ा सा उसका बताऊंगा, जैसे ये 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार जोड़ा, देखो 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 और 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15। अब यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो 3 कितने बार, कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, कौन आया, 3 आया, तो 5 × 3 = 15। देखो यहाँ जोड़ के रूप में 15 और यहाँ गुणा के, यानी बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। अब गुणा क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इस लासापा और मासापा में गुणा करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं गुणा पे आपको 2 मिनट का समय लूंगा। जैसे कुछ बच्चे इतना तो कर लेते हैं कि 2 तिहाई कितना हो गया, 6, लेकिन जो थोड़े से लेंथी गुणा होते हैं, जैसे 2 × 3 × 4 × 5, ये गड़बड़ कर जाती है। तो कुछ नहीं है, हमने 2 गुणा सीखे ना, तो 2 2 में बांट लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 2 तिहाई कितने हो गए, 6। अब 6 का गुणा कितने में करना है, 4 में, तो कितने हो जाएंगे, 6 चौको 24, 24 हो गए ना। अब 24 का कितने में करना है, 5 में, ऐसे कर लो, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी देखो ऐसे करना, 2 तिहाई 6 होगा। अब 6 चौको 24, 24 पंचे 120, और जैसे भी है उनको गुणा करते जाइए। देखो जैसे ये 6 × 5 × 3 × 4 × 2 है, तो पहले इसको कर लो, 6 पंचे कितना हो गया, 30, ठीक। 30 में कितने से करना है, 3 से, तो 30 × 90, यहाँ तक निपट गए। अब 90 में कितने से करना है, 4 से, तो 400 कर लो, 9 चौको 36, 360। अब जो यहाँ तक निपट गया, अब कितना रह गया, 2, 360 × 2 कर लो 720।
इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। घबराना मत, यहाँ बहुत से गुणा होंगे तो यहाँ 2 कर लिए, फिर जितना आया उसका इसमें कर देंगे, फिर जितना आया फिर 4 में कर देंगे, फिर जितना आया 2 में कर देंगे, इससे हमारा गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार जोड़ का भी है, ये नहीं बताएंगे, ये जोड़ आपको आता है, जोड़ क्लियरेंस है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम, चौथा बिंदु हमारा है पहाड़े। ये बात आती है यहाँ पहाड़े। पहाड़े जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सबको 20 तक पहाड़े आते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है जिन्हें 20 तक आते हैं कम से कम 25 और 30 तक हो जाए पहाड़े तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहाड़े जितने मजबूत होंगे आपका लाशा उतना मजबूत होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये चीज आती है क्लास में, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं कि बच्चों 3 का पहाड़ा लिखो, 4 का पहाड़ा लिखो, 5 का पहाड़ा लिखो, उस समय हमें बच्चों को अवगत करा देना चाहिए कि पहाड़े को अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य, क्योंकि बच्चा इस शब्द से परिचित नहीं है। अगर हम उससे कह देंगे कि 2 के अपवर्त्य लिखो, जैसे अगर हम कहेंगे कि 2 का पहाड़ा लिखो, पहाड़ा लिखो, तो बच्चा लिख देगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 इधम 20। ठीक, 20 हो गया। उसको ये भी बताया जाए कि जब हम पहाड़े बताते हैं तो 20 तक बताते हैं, 1 2 इधम, कि बस बच्चे को यही पता है, हमें ही पता था कि 2 इधम 20, गिनती 100 तक होती है केवल, और पहाड़े 10 तक होती है। ऐसा नहीं, उसको ये भी बताया जाए 2 11 22 होते हैं, 2 12 24 होते हैं, 2 13 26 होते हैं, 2 14 28 होते हैं, 2 15 30 होते हैं, 2 16 32 होते हैं। ऐसे उसको बताया जाए कि उनका अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है, जिससे बच्चा अपने एक जो माइंड की जो सेटिंग हो जाती है, एक लिमिट बन जाती है, उसकी लिमिट को वो एक्सपेंशन कर सके। क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है कि अब जैसे हम खुद अपनी बताएं, जब हम मतलब 5 6 7 8 तक थे, मुझे पता मतलब छोटी क्लास में कि गिनती केवल 100 तक होती है, क्योंकि भाई गिनती लिखो भाई 100 तक लिख ले, लेकिन हमने अपने बच्चों को कम से कम 1000 2 2000 तक गिनती लिखाई, जिससे उन्हें पता चले कि प्राकृतिक संख्या यही नहीं है। नहीं, वो तो इसीलिए तो ये अभी छोटे से उसकी आदत पड़ा दो, 100 तक सिखा दी, अगले दिन 200 तक, 150 250 300 ऐसे बढ़ाते जाओ, तो बच्चा खुद एक दिन पूछेगा कि सर गिनती आकर होती कहाँ तक है, तो हम कहेंगे बेटा प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक, हमने कहा कि 2 का पहाड़ा लिखो तो वो लिख देगा, लेकिन अगर हम कहें कि बेटा 2 का अपवर्त लिखो, क्या लिखो, 2 का अपवर्त, 2 का अपवर्त, देखो यहां में थोड़ा सा अपवर्त, अपवर्त, बच्चा सोचने लगेगा यार ये नई चीज, ये बिला कहां से आ गई, ये समस्या क्या आ गई। अपवर्त, ये थोड़ा सा क्लास में रूटीन में होना चाहिए, थोड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। बच्चे शब्दों से परिचित नहीं है, कंसेप्ट से तो वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या है, जैसे विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से टीचर्स को जो है, स्पेशली बेसिक शिक्षा परिषद के जो टीचर हैं उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि बच्चे को उसकी लोकल भाषा में जो है टीचिंग की जाए, शिक्षण का जो प्रक्रिया है की जाए, तो बच्चे का अधिगम स्तर ऑब्वियसली सुधरेगा। तो बच्चा क्या है, जिस क्षेत्र में रह रहा है उसको समझता है। अब प्राइमरी का हर एक बच्चा ये समझता होगा कि पहाड़ा है, हाँ हमें पहाड़ा, लेकिन 100 में से 1-2 बच्चे होंगे जो अपवर्त को जानते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा थोड़ा सा हमारी तरफ से भी रहता है, हम लोगों की तरफ से भी, कि हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये चर्चा का हमें विषय होना चाहिए और उन पर चर्चा करना चाहिए। तो अपवर्त, अपवर्त मीन्स होता है पहाड़ा, यानी अगर कहा जाए कि 2 का अपवर्त लिखो तो भी यही चीज आएगी, यानी 2 का हमें पहाड़ा लिखना है। और मैंने एक चीज और आपको इसके पहले जो वीडियो बनाई थी, जैसे आ गया कि 2 के प्रथम 3 अपवर्त लिखिए, 2 के प्रथम 3 अपवर्त लिखिए, 2 के प्रथम 3, प्रथम बताया था आपको, प्रथम माने शुरू के, प्रथम जैसे आता है कि कक्षा में फर्स्ट कौन आया, तो यानी शुरू में फर्स्ट पहला कौन आया, तो 2 के प्रथम 3, तो 2 के प्रथम 3 अपवर्त मतलब पहाड़े में जो आते हैं, तो पहले देखो 2 4 और 6, बस 3 ही लिखने ना। 2 के प्रथम 3 अपवर्त लिखिए। सवाल कैसे बनेगा, 2 के प्रथम 3 अपवर्तों का योग बताइए, तो इन्हीं को क्या कर देंगे, फिर हम जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 12,
इसी को प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है, दो के प्रथम तीन अपवर्तों, जैसे ऐसे प्रश्न देखो, दो के प्रथम तीन अपवर्तों के योग में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो देखो दो के प्रथम तीन अपवर्त अपन लिखेंगे 2 4 और 6, 6 4 10 और 2 12, तो इकाई का अंक क्या है 2। ऐसे भी थोड़ा हमें जल्दबाजी नहीं करना है, बच्चों को ये चीज हमें सिखानी है भाई। जैसे हमने सिखाया या आपने सिखाया कि बेटा लिखो दो के प्रथम तीन अपवर्तों का योग क्या होता है, तो बच्चा लिख देगा 2 4 6 और उनको जोड़ेगा 6 4 10 और 2 12। लेकिन एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा उसको दिमाग का जो एनालिसिस होता है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा घुमा के पूछ देते, वो पूछ देगा कि दो के प्रथम तीन अपवर्तों के योग में इकाई का अंक है। तो बच्चा कहां तक पढ़ता है, दो के प्रथम तीन अपवर्तों का योग, क्योंकि उसने लगाया है। तो ये बच्चे को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस भी कराना है कि वो जल्दबाजी में ना करे। और वो क्वेश्चन विकल्प ऐसे दिए रहते हैं, 12 भी विकल्प दिया होगा, 12 ठोका गया, फिर बाद में पता चलता है कि हमारे तो 96 नंबर सही थे, 100 में से 95 थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बच्चे को खुद अपनी गलती पता नहीं रहती है। मान लो उसमें ऐसे 4 विकल्प दे दिए, ए बी सी और डी, 12 दे दिया, 2 दे दिया और 20 दे दिया और 6 दे दिया, तो बच्चे ने जो क्वेश्चन पढ़ा उसको जल्दी से 12 कर देगा, क्योंकि अब आंसर भरा दिया है पेन से, तो अब उसको मिटा तो सकते नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा हेस्टिंग करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में भी गलती करते। तो ये अपवर्त की अवधारणा क्लियर है, ठीक, अपवर्त हो गया। अब हम आपको ये चीज है कि जो आपसे हम कहना चाह रहे थे कि जो मेन टॉपिक था, हमें आपको पढ़ाना था क्या, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, यानी इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, लासा। ये चीज ध्यान से देखिए। अब हम अपने मूल टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसे हम चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आया ये कि 2 और 6 का, या चलो शुरुआत से चलते हैं छोटे से, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त बताओ, लघुत्तम समापवर्त बताओ, इसे लघुत्तम समापवर्त बताओ, इसे लासा भी कहते हैं। लघुत्तम यानी इसका देखो जी शॉर्ट फॉर्म इतना ला ले लिया और समापवर्त से ले लिया सा, तो इसे लासा भी बोलते हैं। लासा, मासा या लासापा, मासापा, मासापा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लासापा, लासा या लासापा एक ही चीज है, लासापा। यानी अगर देखो लघुत्तम से ला ले लिया और समापवर्त से ले लेते हैं सा और अपवर्त से ले लेते हैं जो है पा, इसलिए थोड़ा सा इसमें लासापा या लासा केवल एक ही चीज है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमने देखो अभी तक ये चीजें बताई, अब उन सब का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, 2 और 4 का हमें लासा ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करेंगे। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो 2 और 4 का हमें क्या करना है, लासा। तो अभी हम जो चीज कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं, जब से हम आपसे थोड़ा सा 15-20 मिनट से इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, अब उसका मुख्य बिंदु आता है। तो देखिए इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 और 4 का लासा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 2 के अपवर्त, 2 के अपवर्त। 2 के अपवर्त क्या है, 2 का अपवर्त मतलब 2 के पहाड़ा, अपवर्त मतलब पहाड़ा। तो 2 के हम अपवर्त लिखेंगे, देखो क्या होंगे, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 इदम 20। अब मैंने क्या कहा था, आपको क्या आता है, गुणा आता है, जोड़ा आता है। हम 2 के अपवर्त लिख रहे हैं, देखो सब में 2 2 2 2 जोड़ते जा रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 22, और इसमें 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 24, क्योंकि 2 के अपवर्त लिख रहे हैं, यानी 2 के अपवर्त यानी 2 के पहाड़े। देखो 2 2 का अंतर है सब में, तो ऐसे लिखते जाएंगे 26, 28, 30, 32, 34, 36, और जहां तक आप लिख सको, और आगे डॉट डॉट कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत से 2 के अनंत अपवर्त होते हैं। 4 का, 4 के लिखेंगे 4 के अपवर्त, 4 के अपवर्त। तो 4 के यानी 4 का पहाड़ा लिखना है पर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 दम 40। इंग्लिश वाले देखने जो इंग्लिश मैन है
अंग्रेज आदमी है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36 और 4 10 जार 40। अब देखो जैसे यहाँ नहीं आ रहा तो आगे अपन देखेंगे सब में कितने कितने का अंतर है, 4 4 का, तो 44 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 48, अगला क्या हो जाएगा 52, अगला 56, अगला 60, अगला 64, अगला 68, अगला 72 और ऐसे छोड़ देते, यानी सब में 4 4 4 4 चल रहा है। तो एक श्रेणी भी चल रही, इस तरीके से देखो हमें एक श्रेणी भी चल रही, 4 4 4 4 का अंतर, एक श्रेणी आती है, श्रेणी का एक प्रश्न आता है। तो अपवर्त से हमें देखो ज्यादा पहाड़े याद करने से हमारे लिए दो फायदा है। एक तो हमें लासापा करने में परेशानी नहीं होगी, दूसरा जो श्रेणी के सवाल आते हैं कि अगला पद क्या होगा, पिछला पद क्या होगा, बीच का पद क्या होगा, उसमें भी हमें समस्या नहीं आएगी। तो देखो दोनों के अपवर्त लिख लिए। अब देखेंगे बेटा अपन दोनों में कॉमन सम प्लस अपवर्त, देखना ध्यान से, कॉमन कॉमन तो समझते जो इस वाले के में भी है और माने 2 के अपवर्त में भी है और 4 के अपवर्त में भी है, तो उन्हें बोलते हैं सम अपवर्त। सम माने समान, एक जैसे, या उन्हें हम कहेंगे कॉमन, ठीक, एक जैसे। तो देखो इसमें एक जैसे कौन कौन सी है, देखो जैसे 4 इसमें है, 4 इसमें हो गया, ठीक। देखो 8 इसमें है, 8 इसमें है, ठीक। 12 इसमें है, 12 इसमें है, ठीक। इसके बाद 16 इसमें है, 16 इसमें है, 18 इसमें नहीं, तो नहीं लिखेंगे। इसमें देखो 6 नहीं आता, 6 नहीं लिखा, 10 नहीं है, 10 नहीं। अब इसमें देखो 20, हाँ देखो 20 इसमें है, यानी 2 के अपवर्त में है, 4 के अपवर्त में है। फिर यहां से चलेंगे, देखो 22 नहीं 24, देखो 24 इसमें है, 24 इसमें है। फिर चलेंगे, देखो 28 इसमें है, 28 इसमें भी है। फिर 30 नहीं, 32 है, 32 ये है। फिर 34 36, हाँ 36 है। इस तरीके से हम इनके जो है समान अपवर्त, यानी जो जो संख्याएं दी हैं हम उनके अपवर्त लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अपवर्त लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ इनके देखो इसमें कौन कौन से हैं, 4 8 12 है, 16 है, 20, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 28, उसके बाद 32 36, ये लिख लिए। मतलब लगभग हमें 4 5 लिख लेने हैं, ठीक। तो हमने क्या कर लिए, सम अपवर्त लिख लिए। अब इसी सम अपवर्त को क्या बोलते हैं अपन, हमने एक संधि बताई थी, देखो स्वर संधि। सम प्लस अपवर्त मिलके क्या होता है, आ और आ मिलके क्या होता है, समापवर्त। यानी जो दोनों एक से जो सम अपवर्त हैं, जो सम अपवर्त हैं, इनको हम कहेंगे क्या, समापवर्त। इसी को यहां लिख दें, समापवर्त, ये शब्द है समापवर्त। सम प्लस अपवर्त से मिलकर बना है, यानी सम माने एक जैसे समान, और अपवर्त माने इस संख्या के यानी 2 के और 4 के समान। यानी देखो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, 2 वाले में 12 है, 4 के अपवर्त में 12 है, 2 के अपवर्त में 16 है, 4 के अपवर्त में 16 है। तो यानी ये सम अपवर्त हो गए, तो ये हो गए सम अपवर्त। अब इसमें हमें देखना है बेटा, देखो तो जी सम अपवर्त आ गए, यानी 4 8 12 16 20 24 28 32 36, यानी ये 2 के उसमें अपवर्त में भी हैं और 4 के अपवर्त में भी हैं। तो ठीक है, 2 के अपवर्त में भी हैं, 4 के अपवर्त में भी हैं। अब हम देखेंगे यहां n जो अपवर्त हमें दिए हैं, ये सब देखो, इनमें सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है, इतनी संख्याएं दी हैं। देखो संख्याओं की तुलना मैंने पढ़ाया था ना, जब प्राकृतिक संख्या है कि तुलना अच्छे से पढ़ लो। मैंने उस समय एक चर्चा भी की थी कि जब बच्चा चलना सीखता है धीरे धीरे तो डायरेक्ट चलना नहीं सीखता, पहले कड़ता है। तो मैंने नेचुरल नंबर से शुरुआत की थी, अंकों से शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखना मैंने आपको बताया था। और वहाँ कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर भी बताया था, यानी प्राकृतिक संख्याओं की तुलना भी बताई थी कि वहाँ ये बड़ी है ये छोटी है, और उनमें संख्याएं भी बताई थी। जैसे 3-4 संख्याएं लिख दी थी, इनमें सबसे छोटी कौन है, तो वहाँ ये सारा काम मैं पहले कर चुका हूँ। अब यहाँ वो चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ देखो इनमें सबसे छोटी समावर्त कौन सा है, जिस समावर्त लिखे ना, तो इसमें सबसे छोटा है 4। और सबसे छोटा को क्या बोलते हैं हम, देखो सबसे छोटे को क्या बोलते हैं, जैसे लघु माने क्या होता है, छोटा, और सबसे छोटा को क्या बोलते हैं, लघुत्तम। तो यहां लिखेंगे बच्चों अपन
लघुत्तम यानी सबसे छोटा। और क्या लिख रहे हैं अपन? सबसे छोटा समापवर्त्य, सबसे छोटा समापवर्त लिख रहा है। तो सबसे छोटा समापवर्त क्या है? देखो जी, इतने सारे समापवर्त दिए, सबसे छोटा है 4। तो देखो लघुतम यानी सबसे छोटा, समापवर्त माने इन समापवर्तों में से हमने सबसे छोटा, इसी को बोलते हैं ला और इसी को बोलते हैं सा। तो हमारा लासा कितना हो गया बेटा? लासा हो गया ये हमारा 4। तो ऐसा अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये, इसी को हम लासा बोलते हैं, इसी को हम लघुतम समापवर्त बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, कुछ बच्चे समापवर्तक बोलते हैं, वो गलत है। समापवर्त है और लघुत्तम, लघुत्तम नहीं लघुत्तम, लघुत्तम माने सबसे छोटा। कुछ बच्चे इसका उच्चारण भी गलत करते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। तो लघुत्तम, लघुत्तम, लघु माने छोटा। देखो मैं पहले बता चुका था, लिख चुका था, लघु माने छोटा, लघुतर माने और छोटा, और लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्त यानी लासा। तो लासा हो गया हमारा 4। चाहे संख्या इस, जैसे यहाँ मैंने 2 लिखी थी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, संख्या 6 हो, तो कुछ नहीं, उनके सबके हमें अपवर्त लिखना है और उनके जो समान अपवर्त हैं वो लिख लेना है, और उनमें जो सबसे छोटा है उसको ऐसे लिख देना है लघुत्तम समापवर्त। तो ये हमारा लासा हो गया है, ये लासा की अवधारणा है। बच्चों तो अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि थोड़ा सा वीडियो लंबा भी खिंच गया कि लासा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि लासापा में हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, यानी कोई भी संख्या दी है जहां, या कोई ऐसा प्रश्न दिया है जिसमें छोटे से छोटे कम से कम की बात हो रही हो, तो वहां हमें क्या निकालना होता है? लासा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 20, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो समझ जाओ वहां हमें क्या करना है? लासा। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो के कंटेंट में जो क्वालिटी होती है उसके साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि कंटेंट थोड़ा आज का बहुत समझाना जरूरी था। क्योंकि अगर लासा क्लियर नहीं होगा तो पता नहीं चलता कि जी लासा का सवाल है कि मासा, मासा की जगह लासा कराते, लासा की जगह मासा। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपका समय लिया कि ये जो लघुत्तम की अवधारणा है वो मैंने आपको स्पष्ट की। तो ये लघुत्तम जो लासा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जो छोटी से छोटी जहां बात हो रही है, क्योंकि हमने देखो यहाँ ध्यान रखना कि समापवर्त में हमने क्या छांटा था? सबसे छोटा यानी लघुत्तम, जहां सबसे छोटे, सबसे कम या कम से कम की बात हो, यानी छोटा कम से कम यानी सबसे छोटा, तो वहां हमें क्या करना होता है? लासा करना होता है। ठीक है। अब जैसे बात एक इसमें प्रश्न कैसे आता है कि जैसे प्रश्न आता है क्रमागत संख्याओं का लासा, क्रमागत संख्याओं का लासा। तो पहले तो हमें क्रमागत संख्या पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्या होती क्या है, जो क्रम से होती है, जैसे 2 और 3। जैसे 2 और 3 का हमें लासा ज्ञात करना है, तो देखो जैसे हम 2 का करेंगे तो 2 के क्या लिखेंगे? अपवर्त लिख लिए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हमने 3 के अपवर्त लिख लिए, 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से। अब देखो इनके समापवर्त क्या है, तो इसमें देखो 6, 6 और इसमें देखो जैसे जो 12 लिखेंगे तो 12, 12। तो समापवर्त कितने हो गए इनके बेटा? समापवर्त 6, 12 और क्या है, और भी लिखेंगे तो 14, 16, 18, 18 भी हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है? लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त। तो छोटा क्या हो जाएगा? 6। तो यानी 2, 3 का लासा कितना हो गया? 6। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब जो 2 क्रमागत संख्या हो कोई सी भी, उनका लासा क्या होता है? देखो हमें अलग से लासा नहीं निकालना है। जैसे 2 संख्या दी है 2 और 3 क्रम से, 2 और 3 का हमने क्या कर देंगे? अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 6, और लासा निकालें तो भी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी 2 संख्या अगर वो क्रम से दी है, जैसे लासा उसने पूछ लिया कि 8 और 9 का लासा ज्ञात करो, तो सीधा उनका हमें गुणा कर देना है, यानी 8 और 9 का, 8 नाम 72। जैसे उसने कहा 10 और 11 का लासा कितना होगा, तो 10 गुणे 11, 10, 11, 110, 110 हो जाएगा। हमें अलग से लासा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये नियम कहाँ लागू है? जहां 2 संख्याएं क्रमागत हैं और उनका लासा पूछा जा रहा है, और ये इस बार प्रश्न पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। जैसे उसमें ऐसे भी पूछ देते हैं
का दो क्रमागत संख्याओं का लासा होता है। विकल्प में दे देंगे दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर, दोनों संख्याओं के भाग के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जैसा कि हमने यहाँ करके देखा कि 2 और 3 का गुणनफल किया तो कितना हुआ? 6। फिर हमने 2 के अपवर्त लिखे, वो लिखे 3 के, उनका लासा निकाला तो कितना आया? 6। कहने का मतलब है कोई भी दो क्रमागत यानी क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका लासा यानी दो क्रमागत संख्याओं का जो लासा होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज संडे का दिन था, इस उम्मीद से मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर वीडियो लंबा नहीं होता तो मैं उतना वो कंटेंट नहीं समझा पाता, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंटेंट समझाया कि डिग्री क्या होती है, वो क्या होती है, कि छोटा क्या होता है, सबसे छोटा क्या, बड़ा क्या होता है। फिर संधि पे चर्चा की, क्योंकि वहाँ यहाँ ये संधि का भी प्रयोग होना था। फिर गुणा और जोड़ की चर्चा की, फिर पहाड़ों की। इस तरीके से पूरा हम एक जाके लासा पे खत्म हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है कि लासा क्या होता है तो लासा हम ये कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लासा, जैसे हमें लासा क्या है? दी गई संख्याओं में, देखो जैसे हमने यहाँ दी 2 और 4 का लासा, तो लासा दी गई संख्याओं की वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से भाग चला जाता है। जैसे हमने यहाँ देखो 2 और 4 का लासा ज्ञात किया था तो कितना आया था बेटा? 4। तो देखो इसमें 2 दूनी 4, 2 से भी भाग जा रहा है और 4 एकम 4। तो लासा क्या हो गया? लासा दी गई संख्याओं मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा लासा हो गया। और उसमें मैंने एक चीज सबसे ध्यान रखना कि दो क्रमागत संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। बार बार दोबारा सुन लीजिए, दो क्रमागत संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लासा की जो अवधारणा है, लासा क्या होता है, लघुत्तम समावर्त क्या होता है, अगर कोई पूछे तो उसको आप समझा पाएंगे या बता पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और एक और आपसे गुजारिश है बच्चों कि अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और जिनने किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना जरूर लिखाएं कि हाँ सर मुझे वीडियो आपकी अच्छी लगी। और उन नए व्यूअर्स से जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो के कंटेंट को अगर उन्हें पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भला हो सके जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स का और मेरे जो यूट्यूब चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे बच्चे, अभिभावक और जो भी इंडिया या इंडिया से बाहर जो भी बच्चे इस वीडियो को या इस ब्लॉग स्तर से जहाँ से भी देख रहे हैं, उन सभी का वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।